हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बच्चा, अगर आप पेपर में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ बेटा, अगर एक एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जानना चाहते हैं, यानी कि ये जानना चाहते हैं जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, या हम कह सकते हैं सत्ता के नए केंद्र, उसमें से क्या क्या पेपर में आएगा। आप सब जानते हैं बेटा सिलेबस को कि 6 मार्क्स का एग्जाम ओरिएंटेड है ये चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का आपके पेपर में आने वाला है। तो अगर 6 मार्क्स का पेपर में आएगा तो कैसे हम 6 में से 6 नंबर इस चैप्टर के पक्के कर ले, उस चीज को हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, क्या टॉपिक पर ध्यान देना है और किस टॉपिक में से कितने नंबर का आ सकता है, हर एक चीज इस चैप्टर की क्लियर कर दूंगा। बस एक ही शर्त है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बेटा एक एक नंबर का भी वैल्यू रखता है और 6 नंबर का भी वैल्यू रखता है। और ये चैप्टर तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चांस होते हैं कि 6 नंबर का पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। क्लियर हो गई बात? तो बेटा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर को पहले हमें इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या नए केंद्र क्या है, जैसे कि अब एनसीईआरटी में नाम बदल चुका है। ठीक है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है ना, सत्ता के नए केंद्र हो चुके हैं। अब नए केंद्र का मतलब क्या? देखो बच्चा, इससे पहले हमें इंटरलिंक करना होगा पिछले चैप्टर में। देखो जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है ना पूरी, कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, ये पूरी एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है। तो अगर आप एक भी चैप्टर को मिस करते हो तो अगला चैप्टर समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जल्दी से बेटा, अगर किसी बच्चे ने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो पहले पिछले चैप्टर की भी देख ले और ये भी पूरी देख ले। ठीक है, गारंटी देता हूं पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और हाँ, उस बच्चे का पूरा सपना करवाऊंगा जो बच्चा सपना रखता है 100 में से 100 लाने का। क्लियर हुई बात? तो बेटा हमें समझना है पहले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा क्या, बाइपोलैरिटी। क्या पढ़ा था बेटा? बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या हो गया? दो ध्रुवीयता। दो ध्रुव कौन कौन से थे बेटा? एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। कौन कौन सा? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। उसमें बेटा मैंने एंड तक चैप्टर को आपको एक चीज बता दी थी कि इसमें सोवियत संघ यानी कि जो सोवियत यूनियन है वो क्या हो गया था 1991 में। कब? 1991 में ब्रेकडाउन हो गया था। कितनी कंट्रीज में? 15 कंट्रीज में। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ बेटा, तो जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर से क्या हो गया? वन पोलर हो गया। वन पोलर का मतलब क्या है? एक ध्रुवीय हो गया। अब अमेरिका अपना दबदबा कायम करने लगा पूरे तरीके से पूरे विश्व में। अब समस्या उठने लगी हमारे सामने कि आखिरकार इस अमेरिका के दबदबे को, अमेरिका के प्रभाव को रोका कैसे जाए, क्योंकि अमेरिका के प्रभाव को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर अमेरिका के प्रभाव को रोका ना जाता तो बेटा कहीं ना कहीं पूरा मतलब जो अमेरिका वो पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर कर लेता, अपना गुलाम बना लेता। तो एक होता है ना बेटा कि अब जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरी क्लास में एक बड़ा पावरफुल बच्चा है। पावरफुल बच्चे का मतलब क्या हो गया? जो मान लो मुझसे बड़ा है, हाइट भी मुझसे बड़ी है, ताकत भी मुझसे ज्यादा है, आया मुझे मारा, फिर क्लास के दूसरे बच्चे को मारा, फिर तीसरे बच्चे को मारा। इस तरीके से धीरे धीरे वो सभी बच्चों को मार रहा है और अपना दबदबा बना रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर हम सारे बच्चे एक साथ मिल जाए तो हम नए पावर के रूप में उभरेंगे? नहीं उभरेंगे? बिल्कुल उभरेंगे। ऐसे ही बेटा कई सारी शक्तियां उभर के आई और जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर और वन पोलर से मल्टीपोलर होने लगा। मल्टीपोलर का मतलब क्या है? बहुध्रुवीय बनने लगा। ठीक है, मल्टीपोलर होने लगा यानी कि बहुध्रुवीय बनने लगा। अब बहुध्रुवीय का मतलब क्या हो गया? जिसमें विश्व को संभालने के लिए कोई एक शक्ति नहीं बल्कि कई सारी शक्तियां काम करेंगी। अब इस चैप्टर में मुख्य तौर पर बेटा हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईयू को। ईयू क्या है बेटा? यूरोपीय यूनियन। क्या है? यूरोपीय यूनियन। फिर हम पढ़ेंगे बेटा ईयू के साथ इसमें पढ़ेंगे हम किस तरीके से एक और समझा है आसियान। बेटा ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया बेटा हमारा चाइना। कैसे चाइना एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा। फिर जापान, फिर कोरिया। ठीक है, और ऐसी ही एक पावर बनकर अब उभर रहा है हमारा इंडिया, यानी कि हमारा
भारत भी एक शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है और विश्व पटल पर आ रहा है। आज के टाइम पे अमेरिका अपना दबदबा इतनी आसानी से कायम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि विश्व में फैसला लेने वाला कोई एक नहीं है, बल्कि विश्व में फैसला लेने वाले कई सारे संगठन या कई सारे देश उभर कर सामने आ चुके हैं। जबकि 1991 तक कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 2 थे। इसी चीज को हमें इस चैप्टर में समझना है कि किस तरीके से ईयू सामने आया, किस तरीके से आसियान सामने आया, कैसे चाइना ने अपने आप को बदला और किस तरीके से जापान और कोरिया भी अब उभर कर सामने आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। तो सबसे पहले बच्चा हम शुरू करते हैं अपना ईयू से। किससे? ईयू। ईयू, ईयू का मतलब क्या? यूरोपीय यूनियन। यहां पे लिख दे रहे हैं हम ईयू, ठीक है। अब ये यूरोप के देशों का समूह है। किसका? यूरोप के देशों का एक संगठन यानी कि ये यूरोप के देशों का एक ग्रुप है। इसे बेसिकली बेटा हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हम कहते हैं क्षेत्रीय संगठन। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन, यानी कि एक तरीके से हो गया रीजनल ग्रुप्स हो गए, ठीक है, रीजनल अलायंस हो गए, जिसमें एक क्षेत्र के कई सारे देश, एक ही क्षेत्र के कई सारे देश क्या होता है आपस में मिल जाते हैं और अलायंस कर लेते हैं। अलायंस किस चीज के लिए अलायंस कर लेते हैं? ताकि सही तरीके से क्या हो सके बेटा, सही तरीके से उस एरिया का, उस रीजन का, उस क्षेत्र का विकास हो सके। क्लियर होगी बात? तो आपसे बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले पहले कि क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य बताइए। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य बताइए, तो आपको घबराना नहीं है बेटा, बड़ी आसानी से जवाब देना है। क्या? पहला लिख देना आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला लिख देना बेटा सांस्कृतिक विकास, यानी कि एक दूसरे के कल्चर का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अगला लिख देना बेटा क्षेत्रीय शांति की स्थापना, यानी कि अगर कोई भी समस्या आएगी तो क्षेत्रीय स्तर पर हम शांति से बातचीत करेंगे, ना कि युद्ध की नीति को अपनाएंगे, ठीक है। फिर प्राकृतिक आपदाओं से मिलकर लड़ना, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं का मिलकर सामना करना, मिलकर सामना करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो बेटा महामारियों से लड़ना। महामारियों का मतलब समझते हो ना, कई सारी देखो अब महामारियां आ जाती है, ठीक है। अब आपने देखा ही होगा बेटा कोविड-19, थोड़े दिन पहले तक एक महामारी आ गई थी। ये एक ऐसी महामारी थी बेटा जिससे कोई विश्व का अकेला देश नहीं लड़ सकता था। इसके लिए क्या चाहिए था? इसके लिए ग्रुप की जरूरत थी, लोगों के इकट्ठे होने की जरूरत थी, ठीक है। आगे बात समझ बच्चा। अब उसके बाद देखते हैं बेटा ईयू का राइज कैसे हुआ। कैसे? जो ईयू है, ईयू का मतलब क्या हो गया? यूरोपीय यूनियन। क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में कि किस प्रकार एक आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन बनकर उभरा, ठीक है। आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन बनकर उभरा, राजनीतिक संगठन बनकर उभरा। बहुत मेन क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छे से ध्यान देना इस पर, ठीक है। कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि ये पेपर में 6 मार्क्स का आता है। क्लियर है? यानी कि किस तरीके से एक इकोनॉमिक ग्रुप से पॉलिटिकल ग्रुप बन गया, ठीक है। तो हर एक बच्चा इस पे बहुत अच्छे से फोकस करेगा, बहुत अच्छे से ध्यान देगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम इसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे। कुछ क्लियर होगी बच्चा बात? तो देखो सबसे पहले तो ईयू को समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए मार्शल योजना को। मार्शल योजना या मार्शल प्लान, ठीक है। तो मार्शल योजना का मतलब क्या बेटा? ये अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका। देखो मैं आपको इससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्या चीज? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 टू 1945। जब 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान बेटा यूरोप की, कहां की? यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अमेरिका ने यूरोप की मदद की।
उसी मदद को किस नाम से जाना गया बेटा? उसी मदद को मार्शल प्लान या मार्शल योजना के नाम से जाना गया। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटा इसी के तहत इन्होंने एक बना लिया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का उद्देश्य था यूरोप के जितने भी देश हैं वो आपस में एक दूसरे का आर्थिक रूप से, ठीक है, सहयोग करेंगे। ठीक है, इसका निर्माण किया इन्होंने 1948 में। और तीसरा स्टेप लेते हुए इन्होंने यूरोपीय परिषद बना लिया, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप यूरोपीय संघ का निर्माण हो रहा है। जैसे कि इधर आर्थिक सहयोग है, यूरोपीय परिषद का उद्देश्य था राजनीतिक सहयोग करना, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में। फिर तीसरा चौथा जो स्टेप लिया इन्होंने, क्या लिया बेटा? EEC। EEC का मतलब क्या है? यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी। यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी। यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी का मतलब क्या है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था, अब देखो यहां से जो ऊपर एक सहयोग शुरू हुआ था, अब यहां से क्या बन गया? वो एक समुदाय के रूप में बन गया। इसका निर्माण किया इन्होंने 1957 में, जो यूरोपीय संघ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और उसके बाद 1979 में, कब? 1979 में यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपियन पार्लियामेंट का भी निर्माण कर लिया। किसका? यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, का निर्माण कर लिया, जिसके तहत सबकी राजनीति एक हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसे फैसले हो गए जिन्हें सब देश मिलकर एक दूसरे के लिए कॉमन तरीके से लेने लगे। और लास्ट स्टेप जो हुआ बेटा, उसके तहत पूरा यूरोपीय संघ बन गया, यानी कि 1992 का मॉस्ट्रिच संधि। मॉस्ट्रिच संधि पर साइन हुआ और बेसिकली क्या बन गया बेटा? यूरोपीय संघ का निर्माण हो गया। इस तरीके से ये क्या हो गया? एक आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन का सफर तय किया। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बेटा हमें पढ़ लेना चाहिए यूरोपीय संघ आखिर इतना वैल्यूएबल क्यों? क्यों हम यूरोपीय संघ को इतनी ज्यादा वैल्यू दें? ठीक है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। ठीक है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या क्या थी? तो बेटा ध्यान देंगे सब बच्चे। यूरोपीय संघ की विशेषताओं में बेटा पहला तो था हमारा क्या, कि इसका एक झंडा, ठीक है, एक साझा झंडा। ठीक है, इन्होंने जो एक झंडा बनाया है बेटा, उसमें 12 सितारे हैं। कितने? 12। आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर 12 ही सितारे क्यों? क्योंकि बेटा 12 को यूरोप में पारंपरिक रूप से अच्छा माना जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली उधर शुभ माना जाता है 12 को, इसलिए उन्होंने क्या लिया है? 12 सितारों का एक झंडा बनाया। अब देखो, एक संघ का कॉमन झंडा होगा तो वो उसकी विशेषता है या नहीं है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल विशेषता है। अब उनका अपना एक राष्ट्रीय गान भी है, ठीक है, एक साझा राष्ट्रीय गान। उसके साथ एक स्थापना दिवस भी मनाते हैं वो, ठीक है, और उसके साथ विदेश नीति भी मिलती है आपस में कुछ मामलों में। ठीक है, विदेश नीति का साझा होना। लेकिन जो उनकी विदेश नीति साझा होती है वो केवल कुछ मामलों में है। ठीक है, तो चाहे कुछ मामलों में हो चाहे एक में हो, लेकिन विशेषता तो विशेषता है। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। उसके बाद आप और बता सकते हैं कि उनकी एक कॉमन मुद्रा भी है। ठीक है, साझा मुद्रा। साझा मुद्रा कौन सी है बेटा? उनकी यूरो। कौन सी है? यूरो। इसी यूरो में सब व्यापार करते हैं। ठीक है, और एक और विशेषता आप लिख लो तो मुक्त व्यापार होता है। ठीक है, मुक्त व्यापार का मतलब जान गए ना, सभी देशों के बीच, जो यूरोप के जितने भी देश हैं, सभी देश एक दूसरे से मुक्त रूप से व्यापार करते हैं। तो ये सारी क्या होगी? यूरोपीय संघ की विशेषताएं होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले स्पेसिफिक, सर आर्थिक विशेषताएं बताओ, आपसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आपको आर्थिक विशेषताएं लिखनी है, तो आप ये सारी नहीं लिख सकते। क्लियर हो गई बात? ये आर्थिक नहीं है ना, ये विशेषताएं हो गई। अगर आर्थिक विशेषताएं आपसे पूछ ली तो क्या करें सर हम? आखिरकार आर्थिक विशेषताएं लिखते हुए तो बेटा जल्दी जल्दी नोट डाउन भी करते हैं और साथ साथ। ठीक है, तो जब हम इसकी आर्थिक विशेषताएं पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है बेटा, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है, किसी बच्चे को नोट्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है,
याद रखना है, ये हमारा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, फिर अब बेटा इसकी आर्थिक विशेषताएं, ठीक है, आर्थिक विशेषताएं। तो सबसे पहली तो बेटा 2016 में इसकी जीडीपी लगभग अमेरिका के बराबर थी, ठीक है, लगभग अमेरिका के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बेटा इसकी जीडीपी अमेरिका के बराबर थी। फिर अब देखो अमेरिका के बराबर जीडीपी कर लेना एक विशेषता नहीं तो क्या है ना। फिर उसके बाद अगली विशेषता देखें तो बेटा इसकी जो मुद्रा है, क्या है इसकी मुद्रा? इसकी मुद्रा है बेटा यूरो। क्या है? यूरो, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के लिए खतरा बन रही है। फिर उसके बाद बेटा अगर अगली विशेषता देखें तो विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी भागीदारी, अमेरिका से 3 गुनी भागीदारी। सोचो कितना जबरदस्त रहा होगा इसका व्यापार, जो कि अमेरिका से भी 3 गुना करता है। फिर उसके बाद बेटा हम देखें तो एशिया और अफ्रीका में कंपनियों का प्रभाव। अब इसने अपनी कंपनियां एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में भी लगा रखी है, तो कहीं ना कहीं ये एक आर्थिक रूप से मजबूत है या नहीं है? आप सब कहेंगे जी सर बिल्कुल है। ऐसे ही इसकी कुछ बेटा राजनीतिक विशेषताएं भी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसके पहले तो 2 सदस्य थे जो कि यूएनओ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन के स्थायी मेंबर थे, परमानेंट मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल के। किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर हुआ करते थे, लेकिन एक मेंबर ने ईयू को छोड़ दिया है। वो कौन सा मेंबर है अभी मैं कमियों में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में एक फ्रांस आज भी इसका मेंबर है और पूरी दोस्त जमाता है। कहां पे? पूर्ण रूप से दोस्त जमाता है अपनी क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। तो इसके जरिए यूरोपीय देशों को बड़ी आसानी मिलती है। फिर आर्मी रूप से भी अगर हम देख ले तो फ्रांस के पास 335 परमाणु है, ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटा प्रौद्योगिकी के मामले में भी इसका दुनिया में दूसरा स्थान दिखता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी कि पूर्ण रूप से अपना डंका बजा रखा है किसने बेटा? ईयू ने, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि बेटा किसी चीज की सिर्फ विशेषता होंगी, कुछ कमियां भी तो होंगी। तो ऐसे ही ईयू की हमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसकी कमियां क्या है? तो कमियों की साइड जब आ जाए हम बेटा, तो कमियों में सबसे बड़ी कमी तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके 2 देश हैं, 2 देश, ठीक है। एक स्वीडन और डेनमार्क, स्वीडन और डेनमार्क, ये ना ही यूरो को मानते हैं और ना ही ये मोस्ट्रिच संधि को मानते हैं। देखो मोस्ट्रिच संधि दोनों ही चीजों को ये नहीं मानते। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बेटा इसकी विदेश नीति कुछ मामलों में नहीं मिलती, ठीक है। विदेश नीति पर सवाल, विदेश नीति पर कैसा सवाल है बेटा? तो अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, देखो आपको मैंने जब बताया ईयू का फॉर्मेशन, तो उसमें मैंने आपको एक मार्शल योजना बताया। अब मार्शल योजना बताते टाइम मैंने आपको एक ये चीज भी बताई कि ये जो मार्शल योजना चल रही थी इसके तहत क्या किया गया? मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने मदद की थी इसकी। अब देखो बेसिकली कुछ देशों का तो मानना है कि हमें अमेरिका ने मदद किया तो हमें अमेरिका को चुनौती नहीं देनी चाहिए, लेकिन कुछ देशों का मानना है जी हम बने ही तो उसके लिए, हम तो बहुध्रुवीय विश्व बनाने के लिए बने हैं, हम वन पोलैरिटी को ही तो चैलेंज करने के लिए बने हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस चीज पर कई बार विदेश नीति पर सवाल उठ जाता है। फिर उसके बाद बेटा इन्होंने 2003 में, कब? 2003 में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी? कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की।
लेकिन इनकी ये कोशिश भी फेल हो गई। अब एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब कोशिश फेल होगी तो कहीं ना कहीं बेटा ये भी सवाल उठता है। फिर एक सबसे बड़ी कमी नीचे अगर मेंशन कर दे तो बेटा ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से निकल जाना। देखो अगर मेरे परिवार का सदस्य, मेरी टीम का सदस्य, ठीक है, जैसे कि देखो अब हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो बेटा कोई अकेला बंदा तो नहीं चला पाएगा, हमारे पूरे मेंबर्स होते हैं। अगर एक भी सदस्य छोड़कर जाता है तो इसका मतलब कि मेरे अंदर कोई कमी रही होगी। क्लियर हुई बात? ऐसा ही यूरोपीय संघ का अगर कोई मेंबर छोड़ा है तो नॉर्मल सी बात है यूरोपीय संघ में कोई ना कोई कमी रही होगी। ये हो गया बेटा आपका पूरा यूरोपीय संघ का कॉन्सेप्ट। किसका? यूरोपीय संघ। अब हम देखते हैं बेटा आसियान को। किसको? आसियान को। जल्दी से बेटा नोट डाउन करते रहना साथ साथ, क्योंकि इस संडे को लाइव भी आने वाले हैं, तो लाइव में आप क्वेश्चन आंसर हमसे डिस्कस करेंगे, हमसे पूछेंगे, तभी तो बात बनेगी। तो बेटा यहां से अब हम देखते हैं आसियान को। किसको? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखना, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें बेटा, इसकी स्थापना 1967 में। कब? 1967 बैंकॉक दस्तावेज पर हस्ताक्षर के दौरान हुई थी। कौन से दस्तावेज? बैंकॉक दस्तावेज। क्लियर हो गई बात? अब बेटा इसमें टोटल कंट्रीज की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो टोटल ठीक है 10 है। कितनी है? 10, जिसमें से बेटा 5-5 का रेशियो बनता है। 5 जो है फाउंडर है। क्या है? फाउंडर है। फाउंडर मतलब संस्थापक, जिन्होंने स्थापना की, ठीक है, और 5 है जो बाद में जुड़ी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कोई संस्थापक के नाम बताओ या कुछ ऐसे बताओ जो बाद में ऐड ऑन हुई, ठीक है। तो संस्थापक में बेटा मैं दोनों ही आपको 10 के 10 देश 1 मिनट में याद करा दूंगा, ठीक है, विद द ट्रिक, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कौन सी ट्रिक? तो बेटा ट्रिक में देखो, ये संस्थापक बता रहा हूं, इस मॉल में फिर से सिंगर आया था। इस मॉल में फिर से सिंगर आया था। तो आप कहेंगे सर ये मॉल कहां से आ गया, सिंगर कहां से आ गया? तो बेटा ध्यान रखेंगे आप सब, क्या मॉल और सिंगर का, इससे इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मॉल से मलेशिया, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आता है हमारा फी से फिलीपींस, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया बेटा क्या हमारा सिंगर से सिंगापुर और था से थाईलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बाद में जुड़ी देशों की, ठीक है, कौन कौन से बाद में जुड़े? तो आप याद रखेंगे बेटा ब्रूसली दादा, विला में कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, ब्रूसली दादा विला में कबड्डी खेलते हैं। ब्रूसली दादा से याद रख लेना बेटा बुरनेई दारुसलाम, ठीक है, बुरनेई दारुसलाम, ठीक है। फिर वी से वियतनाम, ला से लाओस, और उसी के साथ बेटा मे से म्यांमार, ठीक है, और कबड्डी से कंबोडिया। तो ये 10 देश हो गए बेटा जो इस टाइम पे आसियान के सदस्य हैं। तो उम्मीद करता हूं कोई भी बच्चा इन 10 देशों के नाम बिल्कुल नहीं भूलेगा। क्लियर हो गई बात? ये वो 10 देश हैं बेटा जो आसियान के वर्तमान सदस्य हैं। ये जो संस्थापक थे यानी कि इन 5 ने मिलकर स्थापना की थी, ये 5 वो हैं जो बाद में उसमें जुड़ गए, ठीक है। ये फाउंडर थी और ये बाद में जुड़ी थी, याद आएगा? क्लियर है? फिर इसके बाद बेटा हम देखें तो आसियान के उद्देश्य, आसियान के उद्देश्य,
तो आप एक चीज बड़ा अच्छे से याद रखना बेटा, आसियान भी क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या होता है, एक रीजनल कॉर्पोरेशन ही है, ठीक है। जब एक रीजनल कॉर्पोरेशन है तो आप नॉर्मल सी बात समझोगे, जो रीजनल कॉर्पोरेशन के उद्देश्य है वही आसियान के उद्देश्य है। तो कोई भी बच्चा इसमें डाउटफुल नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा इसमें से जो मेन क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का पेपर में, इस टॉपिक में से आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आसियान में से फंसता है पेपर में, वो आता है बेटा आसियान के मुख्य 3 स्तंभ। क्या आता है, आसियान के मुख्य 3 स्तंभ, ठीक है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि आसियान के मुख्य 3 स्तंभ बताइए, तो आप बताएंगे इसमें एक तो चलो मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, सभी बच्चे नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं यहां से। तो बेटा इसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है इसमें आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब क्या है बेटा, आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब है अगर किसी एक भी देश पर, अगर किसी एक भी देश पर कोई हमला करेगा तो हम 10 के 10 मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। इसी को क्या कहा गया बेटा, आसियान सुरक्षा समुदाय। क्या कहा गया, आसियान सुरक्षा समुदाय। फिर उसके बाद बेटा बना है एक आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का मतलब क्या है बेटा, तो आप सब याद रखेंगे, आसियान आर्थिक समुदाय से मतलब है कि आसियान के जितने भी देश हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे और व्यापार को बढ़ावा देंगे। और तीसरा एक स्थापित किया गया बेटा आसियान सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सांस्कृतिक समुदाय का मतलब क्या है बेटा, तो आप कहेंगे आसियान सांस्कृतिक समुदाय का मतलब है कि जितने भी आसियान के देश हैं, ठीक है, जितने भी आसियान की कंट्रीज हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ये तो सुरक्षा समुदाय में आ गया, आर्थिक में आ गया, एक दूसरे व्यापार। तीसरा आसियान सांस्कृतिक समुदाय, सामाजिक और सांस्कृतिक भी लिख सकते हो। सामाजिक और सांस्कृतिक का मतलब क्या है कि 10 के 10 देश एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के कल्चर को अपनाएंगे। क्लियर हो गई बात। ये हो गया बच्चा आसियान के 3 मुख्य स्तंभ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन यहां से फंसता है कई बार पेपर में, 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है बेटा, तो वीडियो स्किप मत करना। आसियान शैली क्या आता है, आसियान शैली यानी कि आसियान वे, हिंदी में इंग्लिश में बोले तो आसियान वे। अब आसियान वे का मतलब क्या है, तो बेटा आसियान वे ये आसियान की एक नीति है, एक पॉलिसी है। क्या है बेटा, आसियान की एक पॉलिसी है। इसके तहत क्या है, इन्होंने टकराव रहित अनौपचारिक और मेल मिलाप की नीति को अपनाया। ठीक है, मेल मिलाप की नीति को अपनाने का मतलब क्या है कि एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, टकराव नहीं करेंगे और सबके साथ जुड़ाव रखेंगे। इस नीति के तहत आसियान ने बहुत ज्यादा यश कमाया। यश का मतलब समझते हैं ना, बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की। इसी नीति को क्या नाम से जाना गया, आसियान शैली के नाम से जाना गया। क्लियर है। और उसके बाद बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं। विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो विजन 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो विजन 2020 की मुख्य विजन 2020 का मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता दूं। आसियान क्या करता है ना, हर 10 वर्ष बाद एग्रीमेंट करता है। किसी देश को निकलना है तो निकल जाए, किसी देश को जुड़ना है तो जुड़ जाए, और अपना एक विजन बना के चलता है। क्या बना के चलता है, विजन को मतलब समझते हो ना, एक दृष्टि बना के चलता है कि आने वाले 10 साल में हम ये डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही एक आसियान विजन 2020 है। उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आप पहले बताएंगे बेटा। पहली विशेषता है बहिर्मुखी व्यापार को बढ़ाया जाएगा। बहिर्मुखी व्यापार का मतलब क्या है
कि हम बाहर के देशों से व्यापार की शुरुआत करेंगे। पहले क्या था, आसियान केवल अपने 10 देशों तक लिमिटेड था, लेकिन बाद में यह तय किया गया कि अब अपने 10 देशों से भी हमें आगे बढ़ना होगा। 10 देशों से आगे बढ़ने का मतलब समझ गए ना, कि अब हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने अपने आपसी व्यापार करना है, अब हम दूसरे देशों से भी व्यापार की शुरुआत करेंगे। क्लियर है। और उसी के साथ बेटा एक नीति को अपनाया गया जी, टकराव ना करने की नीति, है ना। टकराव ना करने की नीति का मतलब क्या है, ना करने की नीति, यानी कि हम किसी भी देश से टकराव नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने अपना पूर्वी तिमोर और कंबोडिया के संकट को संभाल लिया। पूर्वी तिमोर और कंबोडिया में जो युद्ध की स्थिति बन गई थी, उसे इन्होंने बातचीत द्वारा, यानी कि इन्होंने एक चीज सोच लिया कि अब हम आपसी युद्ध में पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे बातचीत द्वारा सॉल्व कर लिया करेंगे। इसी को क्या है, ये आसियान विजन 2020 है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम अपने अगले टॉपिक पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेपर की दृष्टि से, चाइना की अर्थव्यवस्था, चाइना की इकोनॉमी। ठीक है। इसमें से बेटा एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं आसियान में से, नोट डाउन कर लो साथ ही में। ठीक है। एक तो ARF की स्थापना, ARF आसियान रीजनल फॉर्म इन 1994, और उसी के साथ बेटा एक और नोट डाउन कर लो कि भारत ने किस किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर साइन किए हैं। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्या, कि चाइना इकोनॉमी। ठीक है। चीन की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। तो चीन की अर्थव्यवस्था बेटा एक नाटकीय बदलाव का नमूना है। नाटकीय बदलाव का मतलब क्या है, कि कैसे उसमें भी अचानक से बदलाव आया। अब नाटकीय इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शॉक थेरेपी की नीति को अपना लिया, इन्होंने भी अपनी अर्थव्यवस्था को बदला, पूंजीवाद से समाजवाद से पूंजीवाद की ओर लेके गए, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे। अब देखो मैं शुरू से एक बार समझाता हूं आपको चीन की अर्थव्यवस्था को। तो देखो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं बेटा 1949 में, कब, 1949 माओ क्रांति हुई। क्या हुआ बेटा, माओ क्रांति। आपने पढ़ा होगा ना चीन की माओ क्रांति के बारे में। और जो ये माओ से बेटा किससे प्रभावित थे, समाजवाद से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने कौन सी नीति अपनाई होगी देश के लिए, समाजवाद की। तो इन्होंने अपने जितने भी संसाधन थे, जितने भी संसाधन थे क्या किए, उसे चीन की जनता के विकास पर लगा दिए, चीन की जनता के विकास पर लगा दिए। अब इन्होंने चीन की जनता के विकास पर लगा तो दिए, लेकिन और एक टाइम ऐसा आ गया बेटा कि ये विकसित देशों के मुकाबले भी आगे बढ़ गया अपनी जनता को सुविधाएं देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक गड़बड़ अभी बाकी थी, कहीं ना कहीं एक समस्या अभी बाकी थी। वो समस्या क्या थी बेटा, वो समस्या थी हमारे लिए चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन, चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन। ठीक है। चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन का कारण यह बना कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराने लग गई, क्योंकि कितने ही रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगी सरकार, कितने संसाधन देगी, है ना। तो इस कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर एक बड़े समस्या का सामना करने लगी चीन की अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब उसी अर्थव्यवस्था को समस्याओं में देखते हुए चाइना के नेताओं ने नीतियां अपनाई। ठीक है। इन्होंने भी अपना क्या किया, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ट्रांसमिशन किया, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ट्रांसमिशन किया। लेकिन ट्रांसमिशन का मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया हो, ट्रांसमिशन का मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया हो, यानी कि इनका मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं, क्वेश्चन आता है पेपर में क्या, कि चाइना ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को बदला, लेकिन उसका तरीका सोवियत संघ से बिल्कुल अलग था। कथन की व्याख्या करते हुए उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है। तो आप सिंपल बताएंगे हाँ ठीक है, बात ये कि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदला, लेकिन उसका बदलाव बिल्कुल भी सोवियत संघ जैसा नहीं था, क्योंकि चाइना ने स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था को बदला। जैसे कि बेटा अगर पहला पॉइंट बताऊं तो 1970 के डिकेड में, है ना, 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए, संबंध बनाकर
एकांतवास की समाप्ति की। एकांतवास का मतलब क्या है, जो वो आइसोलेशन में चल रहा था ना, आइसोलेशन का मीनिंग क्या हो गया, आइसोलेशन का मीनिंग हो गया जो अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल वो कर रखा था, एकांतवास में डाल रखा था जी। अब इसके अलावा कोई और नहीं है मामला। क्लियर हुई बात? यानी कि हम खुद का व्यापार सिर्फ खुद तक ही सीमित रखेंगे, कोई और देश नहीं कर पाएगा। तो उसने अपने एकांतवास को खत्म किया। और उसके बाद जो 1973 में, ठीक है, उधर के राष्ट्रपति चाउ एन लाई, कौन, चाउ एन लाई, एक नीति लाए। ठीक है, चाउ एन लाई क्या लाए बेटा, एक आधुनिकरण की नीति। उनका कहना था कि अगर हमें चाइना का डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, आधुनिकरण की नीति को अपनाना होगा। आधुनिकरण की नीति का मतलब क्या बेटा, तो आधुनिकरण की नीति का मतलब है कि अपने आप को 4 सेक्टर, कितने सेक्टर रखे उन्होंने, 4। कौन कौन से, कृषि, सेना, उद्योग और प्रौद्योगिकी, इन 4 को हमें मॉडर्नाइज करना होगा। अगर हम इन 4 को मॉडर्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो हम चाइना का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ऐसे ही 1978 में अगले जो लीडर आए बेटा, डेंग शुआइपिंग। कौन आए, डेंग शुआइपिंग। डेंग शुआइपिंग ने क्या किया बेटा, खुले द्वार की नीति को अपनाया। किसको अपनाया, खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति का मतलब क्या है, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब था कि अब चाइना की मार्केट पूरे विश्व के लिए खुली है, कोई भी आए इन्वेस्टमेंट करे। जिससे क्या बढ़ा, एफडीआई बढ़ गया। क्या बढ़ गया, एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई। फिर उसके बाद बेटा एक पॉलिसी अपनाई गई 1982। इसमें क्या किया, कृषि को प्राइवेट कर दिया, कृषि का निजीकरण कर दिया। कृषि का निजीकरण करते ही इन्होंने एक अगली पॉलिसी 1998 में अपनाई, उद्योगों का निजीकरण। उद्योगों का निजीकरण यानी कि धीरे धीरे अपने आप को प्राइवेटाइजेशन में ढाल रहे थे। और 2001 में ये डब्ल्यूटीओ का हिस्सा बन गया। क्लियर हुई बात बेटा, डब्ल्यूटीओ का हिस्सा बन गया। तो ये क्या है, पूरी चाइना की बदलती हुई अर्थव्यवस्था का एग्जांपल हमें देखने को मिल गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने बेटा, क्या कि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदला, तो चाइना की अर्थव्यवस्था में नाटकीय बदलाव तो हुआ, लेकिन उसका फायदा चाइना के 1% तक नहीं पहुंचा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो जी सही बात है, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था का बदलाव तो नाटकीय रूप से किया है ना, बदलाव तो नाटकीय हुआ, लेकिन जनता के हर हिस्से तक फायदा नहीं, जनता के हर हिस्से तक फायदा नहीं पहुंचा। ठीक है, तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? जी हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि उसका बदलाव तो नाटकीय हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था का फायदा हर किसी तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई। क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, फिर महिलाओं के काम करने की स्थिति ठीक नहीं थी, महिलाओं के कामकाज की स्थिति ठीक ना होना। ठीक है, स्थिति ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद बेटा आप लिख सकते हैं क्या, बेरोजगारी बढ़ गई, महिलाओं के कामकाज की स्थिति ठीक नहीं थी, पर्यावरण को नुकसान। ठीक है, फिर भ्रष्टाचार का बढ़ना। ठीक है, भ्रष्टाचार का बढ़ना। ठीक है, आर्थिक विषमता का फैलाव। आर्थिक विषमता का मतलब क्या है कि गांव तो वैसे ही रह गए, बस शहरी इलाकों में डेवलपमेंट दिखाई दिया। तो बदलाव का फायदा हर किसी तक नहीं पहुंचा। ये सारे अब तर्क देके बता सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा अब हम इसके एक लास्ट बड़े टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जो है भारत चाइना संबंध। ठीक है, भारत चीन संबंध। वैसे जो भारत चीन संबंध है बेटा हम दूसरी बुक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो दूसरी बुक का चौथा चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, उसमें भी हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा इसे समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं, ताकि उस बुक में से हम चाहें तो छोड़ भी दें। क्लियर हो गई बात? तो बेटा देखो, अगर मेरे को बहुत अच्छा नक्शा तो नहीं बनाना आता है ना, तो समझ आना यार ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है।
ठीक है, जैसा भी मान लो ये वाला एरिया जो है बेटा ये पूरा चीन है। क्या है? चीन। ठीक है, ये हिस्सा क्या है? भारत है। लेकिन भारत और चीन के बीच एक हिस्सा है बेटा, जैसे मान लो ये क्या है? ये है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। अब भारत और चाइना के रिलेशंस की बात करें बेटा, तो जब भारत और चाइना के रिलेशन शुरू हुए ना, देखो भारत आजाद हुआ 1947 में और चीन में क्रांति हुई 1949, यानी कि लगभग दोनों ही एक ही समय विश्व पटल पर उभर कर सामने आ रहे थे। जब दोनों एक ही समय विश्व पटल पर उभर कर सामने आ रहे थे तो दोनों का बेटा ऐसा लग रहा था ना, पूरे मतलब वर्ल्ड को ऐसा लग रहा था कि चीन और भारत मिलकर एशिया की अर्थव्यवस्था को बहुत प्लस पॉइंट पे लेकर जाएंगे। क्लियर हुई बात? लेकिन अब शुरू में तो ऐसा हो भी रहा था, चीन और भारत के रिलेशन इतने अच्छे थे कि नारे लगते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। क्या नारे लगते थे? हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, लेकिन ये भाई कब कसाई बन गया, उस चीज की नीति को समझने में भारत थोड़ा सा उस टाइम पे असफल रहा। क्लियर हुई बात? अब देखो क्या मामला रहा कि जब अब देखो इनके बीच ये नारा प्लस 1954 में एक पंचशील एग्रीमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से पंचशील समझौता, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। पंचशील समझौते में बेटा ये अप्रैल 1954 में हुआ था। भारत की साइड से साइन किए किसने? पीटी नेहरू ने। किसने? पीटी नेहरू। और चीन की साइड से साइन किए बेटा चाओ एन लाई ने। किसने? चाओ एन लाई। ठीक है, अब ऐसा लग रहा था ना सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट में हमने एक चीज पर साइन किया था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, सहयोगात्मक विकास करेंगे, एक दूसरे युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो हमें लगता था कि सब कुछ अच्छा है, चाइना से तो हमें कोई खतरा है ही नहीं। हमें लगता था सिर्फ हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। लेकिन सुने हो ना कि सांप चाहे पाला हुआ हो चाहे पराया हो, रहेगा वो सांप ही। ठीक है, अब खैर सांप खाने वाले इंसान से क्या ही भरोसा रखें, जहर तो उगलेंगे ही। अब क्या हुआ है, इसने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत, किसके तहत? विस्तार की नीति के तहत विस्तार करने की कोशिश की और तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया। अब जैसे ही इसने बेटा तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया, तिब्बत की पूरी संस्कृति को नष्ट कर दिया इसने। ठीक है, अब यहां से एक धार्मिक गुरु थे। अब देखो भारत ने इसका डायरेक्ट विरोध नहीं किया, क्योंकि हमने एक दूसरे से एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो भारत ने कोई ऐसा डायरेक्ट विरोध नहीं किया। लेकिन जब 1959 में तिब्बत के एक धार्मिक गुरु थे, क्या थे बेटा? तिब्बत के धार्मिक गुरु थे। अब तिब्बत के धार्मिक गुरु ने हमसे बोला क्या जी, हमें शरण चाहिए। धार्मिक गुरु का नाम था दलाई लामा। अब आप एक चीज जानते हैं बेटा कि भारत की एक बड़ी अच्छी नीति है, अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान है। और शरण देने की नीति तो हमारी शुरू से रही है। भगवान श्री राम ने भी विभीषण को शरण दी थी, है ना? तो हम इस चीज की नीति को मना नहीं कर सकते थे। हमने दलाई लामा को शरण दे दी। कहां पे दी थी शरण? तो आप कहेंगे जी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला नाम की जगह पर। कहां पर? धर्मशाला। अब हमने जो शरण तो दी, इससे चाइना चिढ़ गया, लेकिन हम एक ही चीज पे थे, चाइना हम पे हमला नहीं करेगा, चाइना हमारा भाई है। ठीक है, लेकिन चाइना चिढ़ता चला गया। चाइना ने युद्ध नीति तैयार कर दी और 1962 में जाके चाइना ने भारत पर हमला किया। ये वो युद्ध था बेटा जिसमें भारत को अपनी कुछ जमीन गंवानी पड़ी, भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने फिर भी डट कर सामना किया। हमारे शेर शहीद हुए थे, लेकिन उधर वालों की गिनती नहीं थी। हम तो खुल के बोलते हैं ना हमारे शेर हैं, शहीद हुए, लेकिन वो गिनते ही नहीं है। तो शहीद उनके भी बहुत हुए थे। ठीक है, लेकिन खैर इसमें हमें जान माल हर एक चीज की हानि उठानी पड़ी। क्लियर हुई बात? जिसका परिणाम हमें देखने को मिला बेटा,
एक तो नेफा का कुछ क्षेत्र, नेफा उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था, ठीक है, तो कुछ नेफा का क्षेत्र और कुछ इधर अक्साई चीन का क्षेत्र हमें युद्ध में गंवाना पड़ा, ठीक है। अब युद्ध में ये क्षेत्र तो हमने गंवाया, उसके साथ साथ बेटा इसके कई और परिणाम सामने आए, कुछ बड़े परिणाम सामने आए, जैसे कि हमारे पीटी नेहरू जी की डेथ। पीटी नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, ऐसा माना जाता है इनकी नीति क्या हो गई बेटा, नीति फेल हुई और इनका चेहरा पूरा धूमिल हो गया। धूमिल का मतलब क्या, धूल में मिल गया। लोगों को लगने लगा इन्होंने विदेश नीति सही नहीं बनाई, ठीक है। अब ये ऐसा ही इनकी जो डेथ का कारण माना जाता है, यही माना जाता है उन्हें हार्ट अटैक आया और उस वजह से डेथ हुई। क्लियर हुई बात। और उस टाइम के बेटा हमारे रक्षा मंत्री जी को भी इस्तीफा देना पड़ा, रक्षा मंत्री हमारे कृष्ण मेनन जी को भी इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। उस टाइम पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई, दो भागों में बट गई, एक माकपा और एक भाकपा। माकपा कौन सी थी बेटा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और भाकपा कौन सी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर हुई बात। लेकिन इस युद्ध में हमें नुकसान हुआ, बहुत हुआ, लेकिन पड़ोसी से संबंध हमेशा के लिए खराब नहीं होंगे, धीरे धीरे सुधरने शुरू हुए, धीरे धीरे रिलेशंस में सुधार आना शुरू हुआ। अब 1970s में जब राजनीति नेतृत्व बदला, तो नेतृत्व बदलते ही व्यवहारिक मुद्दों की जगह, जो वैचारिक मुद्दे थे उनकी जगह व्यवहारिक मुद्दे आने लगे। यानी कि अब राजनीतिक लड़ाइयां भूल के आर्थिक रूप से आगे बढ़ने पर ध्यान दिया जाने लगा। और 1981 से बेटा वार्ताएं स्टार्ट हो गई कि इस सीमा विवाद को सुलझाया जाए। जो हमारा चाइना ने कब्जा कर रखा है, कंटिन्यू वार्ताएं चलती हैं हमारी कि जिस क्षेत्र पर कब्जा किया वो हमारा वापस लीजिए। क्लियर हुई बात। तो वार्ताएं शुरू हुई। फिर 1988 में भारत के जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने चाइना का दौरा भी किया। फिर 1999 से लगातार पर ईयर 30% व्यापार हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटा क्या हो रहा है कि कंटिन्यू भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री आपस में वार्ताएं करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जब टैरिफ का किस्सा सामने आया, तब रशिया, चाइना और भारत और साथ में वो क्या क्या कहते हैं यार उसे, पाकिस्तान है ना, भिखारिस्तान, कोई नहीं समझ आओ बात को, ठीक है। तो उधर पाकिस्तान के भी क्या आया, नेता आया जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझी गई, जो बिल्कुल साइड पे था। क्लियर हुई बात, जो बिल्कुल साइड पे था। लेकिन हमारे 3 प्रधानमंत्री चाइना, इंडिया और रशिया मिलकर मीटिंग की। अब उस मीटिंग का परिणाम हमें देखने को मिला क्या, कि कहीं ना कहीं एक यूनिटी दिखाई दे रही है ना, एक एकता दिखाई दे रही है। आ गई बात समझ, ये कुछ सुधरते हुए संबंध थे। अब इसमें से बेटा लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो जापान के बारे में आ जाता है कि जापान किस तरीके से एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो एक तो आप जापान की शांति नीति बता सकते हैं, ठीक है, कि जापान का जो आर्टिकल 9 है वो बताता है कि अब जापान युद्ध में हिस्सेदारी नहीं करता। जापान अपनी अर्थव्यवस्था का, अपनी जीडीपी का केवल 1% यूज करता है, किस पे, युद्ध पे, यानी कि सेना पे। अब युद्ध ही नहीं करता तो सेना पे खर्चा करने की जरूरत, लेकिन फिर भी उसकी सेना काफी एडवांस है। क्लियर हुई बात, आ गया बात समझ। और उसी के साथ बेटा क्या हुआ कि अगर हम आगे देखें, ये हो गया। और उसके साथ आप कह सकते हैं कि जापान ने अपनी प्रौद्योगिकी पर जोर दिया और अपने लोगों को शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा का मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। इस वजह से जापान आज हमारे सामने विश्व शक्ति बनकर उभर है। और कोरिया में ऐसे आता है बेटा, 2 नंबर का आ जाता है, हान नदी पर चमत्कार क्या था। हान नदी पर चमत्कार क्या था, मिराकल ऑन हान रिवर, ठीक है। तो आप बताएंगे जी सर, हान नदी पर चमत्कार का मतलब क्या, जो कोरिया की अर्थव्यवस्था थी वो अचानक से बूस्ट हुई, उसी को हम हान नदी पर चमत्कार के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा पूरा चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से। और हाँ बेटा, अगर समझ आया तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे हमारा भी कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ता है। क्लियर हुई बात। तो अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।